यूनिट की स्टैटिक जीके में इसको कवर करना है, वो सब कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। अब इसमें थोड़ा उलट फेर भी हो सकता है, जैसे मैंने आप सबको बोल दिया कि रेलवे में 16 नंबर के स्टैटिक जीके लगभग आएंगे, तो अब आपको वहाँ पहचानना भी होगा कि 16 नंबर का आ रहा है कि नहीं। और बेसिक से फिर क्लासिकल डांस से रिलेटेड डांसर्स, और फिर हमने बोला है कि आप इसमें पढ़ेंगे अवार्ड्स रिलेटेड क्लासिकल डांसर्स, यानी जो शास्त्रीय नृत्य को मिला है अवार्ड्स। तो ये 3 टॉपिक हम, और इसमें बहुत ऐसे हार्ड पूछेगा भी नहीं, बस इसमें यही पूछ लेगा कि फॉक डांस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस, म्यूजिक और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और उन्हें प्लेयर्स, उनके प्लेयर्स यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के प्लेयर। तो इन सब जब टॉपिक आप सबको आ जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत तो आने ही लगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, मैं दिवाकर सिंह इस वीडियो में आप सबके लिए ला रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैटिक जीके के कैसे क्वेश्चंस आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। उन सब विशेष पहलुओं पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो लंबी होगी, पहले ही बता दे रहा हूं, तो जिसे देखना है और जिसे फॉलो करना है वही लोग वीडियो देखें, बाकी लोग क्विट कर जाएं। जरूरी नहीं है कि हर वीडियो पे व्यूज ही आए, कुछ चीज़ें इनर पीस के लिए की जाती है और मैं वही कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि अब जो वीडियो आगे देखेंगे वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक सेंसस 2011। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आप सबकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बहुत नॉर्मली भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फैक्ट बेस, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो कि है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यूटी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो आई होप इस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबको पता चल गया होगा। अब बात करें सेकेंड टॉपिक, जो कि 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है। प्रश्न कभी कभी साधारण प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। तो आपको यहाँ बताना होगा कि वर्ष 1951 से वर्ष 1956 तक। लेकिन कभी कभी इसमें जब एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं होता है, या यूँ कहें कि वो आपका लेवल चेक करना चाहता है, तो वो ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि जब पहला आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जब इसरो की स्थापना हुई तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये इस टॉपिक का भी पता चल गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, जो कि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करेंगे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान से आपको कोई भी ऐसे फैक्चुअल इसमें भी पूछेगा, बहुत कठिन प्रश्न यहाँ से नहीं बनते। हालांकि अब जब कुछ नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान बोले तो इनको यूनेस्को में शामिल किया गया अमूर्त सूची में, तो वहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन बात करें ऐसे नॉर्मली, तो नॉर्मली बस यही पूछा जा सकता है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस स्टेट से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का से पक्का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा यूनिट है, इसको यूनिट ही बोलेंगे पूरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं या टॉपिक हैं। तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है या ऐसी यूनिट है जिसको पढ़ने के बाद आप सबको अंदर से फील आएगा, वैसे ही ठीक फील आएगी जैसे आप मैथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लेते हैं, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI एंड SI, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके बाद क्या लगता है कि नहीं, हमने अब मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मुझे मैथ आने लगी है। वैसे ही स्टैटिक जीके में भी है कि अगर आपने आर्ट एंड कल्चर इस यूनिट को पूरा पढ़ लिया तो आपको अंदर से फील आने लगेगा कि हाँ, मुझे स्टैटिक जीके आने लगी है। तो आप ये वाली यूनिट को बहुत ही ध्यान से और बहुत समय लेके पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा, एकदम ऐसे ही हल्लट नहीं है टाइम की बस दौड़े जा रहे हो। तो ये भी नहीं करना, इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके का किसी भी एग्जाम में अब बराबर ही रूल है। बात करें अब आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें पहला ही टॉपिक है क्लासिकल डांस। ये पहला टॉपिक है, इसमें हमने इसको 3 सब टॉपिक्स में बांटा है। तो पहला जो टॉपिक है क्लासिकल डांस, इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे क्लासिकल डांस को, जिसमें आप जानेंगे कि क्लासिकल डांस के बारे में पता कहाँ चलता है, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें क्लासिकल डांस से रिलेटेड और चीज़ें दी है, जैसे इसमें कितने भाव होते हैं, कितने रस होते हैं, कितने प्रकार से ये नृत्य किया जाता है, कौन सी पुस्तक के थ्रू पता चलता है कौन से क्लासिकल डांस की। तो यह सारे प्रश्न आप लोग जानेंगे। और इसमें एक वन लाइनर टाइप का बहुत पूछा जाता है, जैसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शास्त्रीय नृत्य के भावों को प्रकट करता है। तो लास्य और तांडव ए ऑप्शन, बी कुछ और दे देगा, सी कुछ और देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्य और तांडव। लास्य माँ पार्वती को, वहीं तांडव शिव को दर्शाता है।
तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्लासिकल डांस में बेसिक से कैसे प्रश्न पूछेगा। कोई भी ऐसे क्लासिकल डांस दे देगा और उसका एक उपनाम दे देगा कि कोई एक भाग ही दे देगा। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि वेशभूषा के आधार पर किस शास्त्रीय नृत्य की पहचान की जा सकती है। तो आई होप पता होगा आप सबको कि कथकली इसका आंसर होगा। उसमें एक विशेष प्रकार की टोपी पहनी जाती है और इसमें पात्र के कैरेक्टर्स को रंग के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग पहचाना जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें दूसरा टॉपिक है कि क्लासिकल डांस रिलेटेड डांसर्स, कि कौन से ऐसे नर्तक या डांसर्स हैं जो क्लासिकल डांस को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं, बहुत ऊपर हाई लेवल कर दिया है। बात करें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि भरतनाट्यम में जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, इन्हें ने मतलब समझ लिया कि ये अगर भरतनाट्यम ये था तो फिर विश्व पटल पर ये ले गई इसका लेवल इतना। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो ऐसे डांसर्स जो मतलब उस शास्त्रीय नृत्य के एक मालूम महान कलाकार बन गई, डांसर अपने परफॉर्मेंस के दम पे बहुत नाम किया उस फील्ड में या उस क्लासिकल डांस में। तो ऐसे डांसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर क्लासिकल डांस में एक ऐसा ही क्लासिकल डांसर्स है जिसने उस डांस के लिए बहुत काम किया और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। तो बस तीसरा टॉपिक यही है क्लासिकल डांस का कि अवार्ड्स रिलेटेड क्लासिकल डांसर्स, यानी जिन शास्त्रीय नर्तकों को अवार्ड्स मिला है, कब मिला है, किस वर्ष में मिला है, किसने दिया है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आना लगभग तय है। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सबसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो आई होप आप सबको पता होगा कि नटराज नर्तकी, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको वर्ष 2019 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला। तो आई होप आपको क्लासिकल डांस कैसे पढ़ना है, कहाँ कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब कुछ पता चल गया होगा। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा बताया पहला, इसके सब टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको क्लासिकल डांस से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस मैं बोलना नहीं चाहता हूँ मतलब ये सब कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन शुरुआत में बोलना पड़ता है, तभी मतलब जेन्युइन कंटेंट लोगों तक पहुँच पाएगा। कैसे पढ़ना है, कैसे जानेंगे लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में एक अलग ही दौड़ चल रही है, सबको पॉपुलर होना है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होना है, बस मुझे जितने लोगों पे अपने प्रयास के थ्रू इम्पैक्ट डाल पाऊँ वही बहुत है मेरे लिए। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फोक डांस। यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसको भी हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। एक में तो आप सिर्फ ऐसे नॉर्मली पढ़ेंगे जिसमें कि कोई भी लोक नृत्य रहेगा और किस स्टेट से संबंधित है ये पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि थेयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आई होप आप लोग बता ले जाएंगे कि थेयम किस स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन अब इसी में जो दूसरा पार्ट आएगा और इसको आपको फोक डांस जो 28 स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं उन सबका पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए जब क्लासिकल डांस में ही बड़ा यूनिट है ये आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें क्लासिकल डांस और फोक डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोक डांस की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहले में तो जब नॉर्मली पढ़ना है कि जैसे हमने बताया था, आपको एक ट्रिक भी दी है वीडियो कि लंबी व अंधी मथौरी और गोभी की सब्जी से ऐसे रिलेटेड, आई होप आपने देखा होगा तो पता ही होगा। तो देखो, तो आई होप आप सबको पता होगा। ऐसे ही सारे स्टेट्स के पहले लोक नृत्य फोक डांस याद करने, फिर उससे थोड़ा बेसिक डिटेल डीप में पढ़ना। कैसे कि जैसे हमने बोला वीर नाट्यम डांस आंध्र प्रदेश का है, तो वीर नाट्यम डांस में होता क्या बेसिकली। जैसे हमने बोला भामा कलापम डांस किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश से। तो अब इसमें कभी कभी प्रश्न ये ऐसा पूछा जा सकता है कि भामा कलापम नृत्य किसको समर्पित है, तो आपको बताना होगा वहाँ पर कि ये डांस श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को समर्पित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप पसंद आ रहा होगा वीडियो, और देखना तो पूरा ही वीडियो है, चाहे पसंद आए ना आए। टॉपिक है, इनको नोट करना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब इसके बाद हमने कहा कि फोक डांस को हमने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया। तो दूसरा, पहले पार्ट में क्या कि फोक डांस और सीधा स्टेट, संबंधित स्टेट। लेकिन दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि बाल्टी लोक नृत्य किस स्टेट से संबंधित है। तो बाल्टी और बाल्टी के साथ हम किसका नाम लेते हैं कि बाल्टी लोटा लाओ नहा ले जाके, तो बाल्टी लोटा, लोटा ला से लद्दाख, तो बाल्टी नृत्य कहाँ से संबंधित है, लद्दाख से। तो आई होप ये याद रह जाएगा और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ध्यान देना कि बाल्टी, देखो इसमें कैसे सिर्फ नॉर्मली एक वर्ड दे दिया, बाल्टी किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि बाल्टी लोटा, तो ला से लद्दाख, लद्दाख स्टेट से। लेकिन इसी में प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, और कैसे पूछ सकता है हमने बताया भी कि आपसे पूछ लिया भामा कलापम में क्या होता है, किसको समर्पित है, तो वहाँ भी बताना होगा आपको कि सत्यभामा को समर्पित है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो लंबी होगी, आपको इत्मीनान से देखना और सुनना है, कान खोल के सुनना है जितना आप सुनोगे, क्योंकि चीज़ें देखो यार जीएस में बहुत है और उनको तैयार करना रखना नामुमकिन है। मैं तो नामुमकिन ही मानूंगा। बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे, या बहुत लोग ऐसा भी मानते होंगे कि सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन रटना इम्पॉसिबल है। समझना सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन रटना इम्पॉसिबल है। तो मैं रटने की बात करूं कि रटना इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा अपने मन से भी आप देखिए। कोई भी स्टेट शुरू करिए तो उसके पहले वर्ड्स, किसी का लास्ट वर्ड
लोक नृत्य का या शास्त्रीय नृत्य का रिलेट करके एक ट्रिक बनाइए खुद से ही। जितना आप खुद से पेन घिसेंगे, ये पेन और ये उंगली जितना चलाएंगे आप, उतना ही आपके साथ कमाल होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बता दिए वो क्लियर होंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे पुस्तक और लेखक यानी बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो बुक्स एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमने 2 टॉपिक में बांट रखा है, सब टॉपिक में। एक में बुक्स एंड ऑथर, जिसमें डायरेक्ट पूछ देगा प्रश्न, बुक का नाम दे देगा, राइटर दे देगा, या राइटर दे देगा नीचे बुक्स दे देगा, तो आपको वहाँ से करना होगा। दूसरा प्रश्न इसी में पूछता ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आत्मकथा से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? जैसे पूछा जा सकता है आप सबसे कि गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है, किसने लिखा है, तो आपको बताना रहेगा पीटी उषा ने। 6 मशीन किसने लिखा है, तो क्रिस गेल ने। ऐसे प्लेयर्स की आत्मकथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक्स एंड ऑथर्स में कुछ राइटर्स हैं जिनके बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, चेतन भगत, इन सब के क्वेश्चंस पूछ सकता है रेलवे में, और पूछता है। बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आना है। वीडियो लंबी होती है तो बोलने में दिक्कत होती है, खांसी आने लगी थी। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने बता दिया कि बुक्स एंड ऑथर्स में कैसे होता है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप सबको ये पता ही चल गया। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे सबसे, इसमें घराना, यानी अब हम बढ़ गए किधर, इसी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हुआ, तो अब घराना से रिलेटेड कि कौन सा फेमस डांसर या आर्टिस्ट या कलाकार किस घराने से रिलेटेड है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप सबसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विद्या गौरी अलंगन किस घराने से रिलेटेड है, और ये क्या है, कथक डांसर है ये। बिरजू महाराज किस घराने से रिलेटेड है, ये भी एक बड़े डांसर हैं, तुम्हें पता है। तो इनसे रिलेटेड और घराने से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं घुमा के। जैसे हमने एक प्रश्न अपने क्विज में करवाया था यूट्यूब चैनल में, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं आप वहाँ से करिए जाके, उसके एनालिसिस को पढ़िए। तो आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि जाकिर हुसैन का नाम सबने सुना ही है, तबला वादक थे, ये किस घराने से संबंधित थे, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना। अब बात करें आगे, इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, तो इसमें मेले और त्यौहार। त्यौहार तो हमने पहले ही बताया थे, ये जो आर्ट एंड कल्चर है यहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेले और त्यौहार में, तो मेले में पूछ सकता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, सीधा नाम दे देगा, मेले का नाम पूछ लेगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, स्टेट बताना रहेगा। और त्यौहार में, इसी में मेले में क्या खेल महोत्सव कहाँ होता है, ये भी पूछ सकता है। रण महोत्सव कहाँ होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे खेल और मेले और त्यौहार वाले टॉपिक को पढ़ना है। और इसमें देखना ये भी है, इसको 2 पार्ट में पढ़ना, जिसमें एक बार सिर्फ स्टेट टेस्ट को कवर कर लेना, और दूसरे पार्ट में यूटीज वाले मेले को और त्यौहार को उनको कवर कर लेना। उसके बाद बात करें इसमें यूनेस्को स्थल, रामसर साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत पूछा जाता है। अब जैसे यही पूछा जा सकता है कि आगरा के किले, आगरा के ताजमहल को यूनेस्को स्थल में कब शामिल किया गया, और जीआई टैग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर में आता लगभग, नहीं सॉरी, ये आर्ट एंड कल्चर से बाहर है। और उसके बाद इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि खेल, स्पोर्ट्स। अब जैसे हमने आपको बताया था कि करंट में स्पोर्ट जो पढ़ना है वो देखना है कि किसे किसे पुरस्कार मिले हैं लेटेस्ट, कौन आईसीसी किसे अवार्ड बांट रही है इस समय, कौन से प्लेयर को मिल रहे हैं, वो ध्यान रखना। लेकिन अब जब आप स्टैटिक जीके की दृष्टि से स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आप उसमें डीप पढ़ेंगे। डीप ऐसे कि ओलंपिक पढ़ा जैसे आपने, क्योंकि बर्निंग पॉइंट है ये, यहाँ से बर्निंग इशूज से मीन्स ये है कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं ओलंपिक वाला, यहाँ से प्रश्न बनना तय है आपके एग्जाम में। तो आप वहाँ कैसे करेंगे कि ओलंपिक पढ़ेंगे तो डीप से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन है जनक, किसने इसे ऊंचाइयों तक पहुँचाया, कौन शुभंकर था, कब आयोजन होता है, कितने दिनों में आयोजन होता है, कितने देश के लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्लेयर्स, तो ऐसे पढ़ना है। अब जैसे स्पोर्ट्स में बहुत कैटेगरीज, इसमें तो 5-6 दिन लगने चाहिए आपको अच्छे से पढ़ने के लिए। तो आई होप आप पढ़ेंगे अच्छे से और इत्मीनान से। इसमें प्लेयर्स को जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स की शब्दावली टर्मोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स की संख्या भी किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी स्टेडियम कहाँ पर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम्स के उपनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स ये भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखता है। अब बात करें और क्या देख सकते हैं इसमें, और इसमें आप क्या देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं भारत में प्रसिद्ध मंदिर। अब आपको भी पता है कि भारत में मंदिरों की शैली के बारे में इसमें पढ़ना है, और पॉपुलर टेम्पल्स कौन सी शैली में बने हैं ये भी बहुत ध्यान रखना है, उनकी नक्काशी ध्यान रखना है, मूर्ति की हाइट भी याद रखनी है। तो जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो आप सबको यहाँ से समझ आना चाहिए कि यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये किसी और अन्य टॉपिक में करंट में भी आएगा, लेकिन ये टेम्पल्स वाले में भी कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आप टेम्पल्स वाले में पढ़ेंगे तो डीप पढ़ेंगे थोड़ा कि इसकी मूर्ति का, जो मूर्ति बैठाई गई या स्थापित की गई उसकी मूर्तिकार कौन है, कहाँ से बन के आई है, कौन से पत्थर का यूज किया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और बात करें आगे तो इसमें उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है ये देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है जनगणना हमने बता दिया है, पंचवर्षीय योजना हमने बता दिया है, पुस्तक और लेखक बता दिया, उसके पार्ट्स बता दिए हैं, जनगणना बता दिया है,
उसके बाद हमने बता दिया कि घराना पढ़ना है आप सबको, मेले और त्यौहार पढ़ना है। तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग देख लेना। पुरस्कार पढ़ना है, सम्मान पढ़ना है, और क्या पढ़ना है इसमें, और क्या पढ़ना जा, रैंक और सूचकांक। इसको मतलब करंट का भी टॉपिक है तो रैंक और सूचकांक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छूट गए हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हम वो टॉपिक को पहले बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि सर स्टैटिक जीके तो पढ़ लेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ आ रहा है, लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो भाइयों, साथियों, दोस्तों, आपको बार बार स्टैटिक जीके को, जैसे आप मान लो पढ़ के गए कहीं बैठे किसी दोस्त के साथ या कहीं भी आपको मौका मिले तुरंत उस किसी की नोट्स उठाओ, कापी उठाओ, उसी में लिखने लगो, सोच सोच के रिलेट करके। जैसे मैंने जो ट्रिक बताई है, तो आप ऐसे आंख बंद करो और सोचो कि मथौरी नाम की लंबी और चौड़ी नाम, लंबी और अंधी नाम की बिटिया थी जिसने अपनी मम्मी से गोभी आलू बना लूँ क्या क्या बोला था। तो ऐसे रिलेट करके याद करो आप। तो आप जब बार बार चीज़ें लिखेंगे तो याद होगा। और बात करें अब करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए मैं आप सबको एक बुक भी बताऊंगा आगे, अभी तो नहीं क्योंकि मैं भी मंगवाया हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आप सबको अगर अच्छी लगी सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप बात करें इसमें, तो करंट अफेयर्स की बुक के लिए आप मतलब मंथली 3 मंथ के लगभग 500 क्वेश्चंस तैयार करिए। यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी एक चैनल का नाम ले ही नहीं सकता क्योंकि सारे ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के फील्ड में। तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स तैयार करिए, और करंट अफेयर्स का वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा, तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से तैयार करिए। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और वीडियो लंबी है, फिर बोल रहा हूँ वीडियो लंबी हो गई है, मुझे भी पता है लगभग 20 मिनट होने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखना, अच्छे से समझना, नोट डाउन करना, और इन्हीं टॉपिकों को रिदम में तैयार करना। जब भी खाली टाइम मिले तो बैठ के रिवाइज करना, लिखना उसे। कहीं भी बैठे हो तो किसी को छोटे बच्चा मिल गया कोई, उसे ही बता रहे हो, समझा रहे हो, चीज़ों को लिख लिख के बता रहे हो। कोई आपका दोस्त मिल गया कहीं, उसे लिख लिख के बता रहे हो, समझा रहे हो, उसे अपनी ट्रिक बता रहे हो जो खुद से भी बनाऊँ। ऐसी आशा के साथ, वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।